मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन लिया था। आई होप आपको इंट्रोडक्शन आपने देख लिया होगा ओके और समझ आ गया होगा। आज हम 1920 से स्टार्ट कर रहे हैं जो कि हमारा चैप्टर नंबर 2 है, नेशनलिज्म इन इंडिया। ओके, इस चैप्टर में हम नेशनलिज्म हम जो पढ़ेंगे इन रेफरेंस टू द फ्रीडम मूवमेंट ड्यूरिंग द कॉलोनियल गवर्नमेंट। ओके, सो आइए लेट्स स्टार्ट। हम इसको बुक के थ्रू ही पढ़ेंगे, आप भी अपनी बुक्स ओपन करके रख सकते हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेकेंड पैराग्राफ, ओके, बिकॉज द फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है वियतनाम से रिलेटेड, सो वो हम बाद में जब हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तब उसके बारे में जानेंगे। अभी हम सेकेंड पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, इन इंडिया एज इन मैनी अदर कंट्रीज द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ओके, यहाँ पे एक वर्ड आप देखा होगा, द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म। मॉडर्न नेशनलिज्म थोड़ा डिफर करती है, ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं टाइम टू टाइम नेशनलिज्म के मीनिंग बदलते हैं। अगर हम आज के हमारे प्रेजेंट डे में हम देखते हैं तो हम किसी भी कंट्री के अंडर में नहीं हैं, सो वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ नेशनलिज्म, लाइक देशभक्ति जो है हम अपने अलग तरीके से करते हैं। ओके, अलग अलग तरीके से जो सोल्जर्स हैं वो बॉर्डर्स पे खड़े हैं। एज एन कॉमन पर्सन हम हमारे देश की उन्नति के लिए वेरियस काम करते हैं अलग अलग फील्ड में। उस समय हम सिंस अंडर द ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थे, तो उस समय जो नेशनलिज्म जो था वो बेसिकली ये था कि वी वांट फ्रीडम, यानी अपने सेल्फ गवर्नमेंट हो, हम इंडिपेंडेंटली अपने लोगों को, अपने जो पीपल्स हैं उनको हम रूल कर सके, इस वजह से। ओके, और जो मॉडर्न नेशनलिज्म जो होता है वो कहीं ना कहीं बात आती है डेमोक्रेसी पे, इक्वालिटी पे। ओके, सो ये सारी चीज़ें कनेक्टेड थी और अगेंस्ट किसके? एंटी कॉलोनियल मूवमेंट। ओके, जो ब्रिटिशर्स या वे जो अदर कंट्री जिन्होंने दूसरे देशों को अपने अंडर ले रखा था, अपने अधीन रख रखा था, उनसे रिलेटेड है। ओके, सो पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल। ड्यूरिंग द स्ट्रगल एंड विथ कॉलोनियलिज्म पीपल को कहीं ना कहीं ये डिस्कवर हुआ कि अगर हम यूनाइटेड हैं तो इट विल बी बेटर अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। तो कहीं ना कहीं पीपल्स को डिस्कवर होने लगा कि हमें इन यूनिटी रहना पड़ेगा। द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइड अ शेयर्ड बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर। उसका रीजन क्या था कि जो ब्रिटिशर्स या कॉलोनियलिज्म के तहत जो ब्रिटिशर्स जो इंडियंस को दबा रहे थे, उस वजह से जो डिफरेंट कम्युनिटी या डिफरेंट जो सेक्शन ऑफ पीपल्स या डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल जो है वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए और ये यूनाइटेड हो पाए। बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली। पर लेकिन हर एक क्लास या हर एक ग्रुप को अलग अलग इफेक्ट पड़े। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम ट्राइबल कम्युनिटी को देखें तो उनसे फॉरेस्ट लैंड छीन लिए गए थे। अगर हम पीजेंट्स को देखें यानी फार्मर्स को देखें तो उनसे उनकी खेती छीन ली गई थी। अगर हम जमींदार से रेफरेंस में देखें तो जमींदार से उनकी ज़मीनें छीन ली गई थी। अगर हम बात करें राजाओं से या महाराजाओं से तो उनके जो किंगडम्स थे उससे उनकी जो पावर्स थी उसको अपने अंडर में ले चुके थे। सो हर एक क्लास और हर एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो है डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी और डिफरेंट इफेक्ट्स देखने पड़े। देयर एक्सपीरियंसेस वर वेरिड, उनके एक्सपीरियंसेस अलग थे। एंड देयर नोशन ऑफ फ्रीडम वेर नॉट ऑलवेज द सेम, उनके जो नोशंस थे फ्रीडम के वो हमेशा से सेम नहीं थे। बट जब कांग्रेस अंडर द महात्मा गांधी, जब वो कांग्रेस के हेड थे या जब महात्मा गांधी ने जब कांग्रेस को ज्वाइन की, तब कहीं ना कहीं वो प्रोसेस स्टार्ट हुई जब जहाँ पर जो डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल है उनको एक साथ लाया जाए ताकि एक मूवमेंट बनाया जा सके। और कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाया गया कि इफ यू आर यूनाइटेड देन ओनली वी कैन गेन द इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। अब बात करते हैं कि जैसे यूनिटी की हम यहाँ पे बात करें कि यूनिटी जो है वो एकदम से नहीं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए जब जाके हम यूनाइटेड हुए। ओके, सो आगे हम बढ़ते हैं थर्ड पैराग्राफ में। In earlier textbook, you have read about the growth of nationalism in India up to the first decade of 20th century. Okay, जो इससे पहले जो हम बुक्स पढ़ चुके हैं
उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि जो फर्स्ट डेकेड है 20th सेंचुरी जब स्टार्ट होती उसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यानी कि अपने 8th में पढ़ चुके हैं। बट उसके बाद जो है जो 1920s से हमें यहाँ से पढ़ना है। सो यहाँ पे जैसे आपके बुक में भी लिखा है दैट इन दिस चैप्टर वी विल पिक अप द स्टोरी फ्रॉम 1920s, ओके, एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन एंड द सिविल डिसोबीडियंस। बेसिकली हम इसमें नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस सॉट the development of national movement, how different social group participate in the movement and how nationalism captured the imagination of people। अब इस सेक्शन में या इस चैप्टर में हम ये एक्सप्लोर करेंगे कैसे कांग्रेस ने ये देखा कि कैसे नेशनल मूवमेंट को लीड करना है, कैसे डिफरेंट सोशल ग्रुप्स को एक करना है और कैसे उन डिफरेंट सोशल ग्रुप्स का पार्टिसिपेशन हुआ इन मूवमेंट्स में, और कैसे लोगों तक नेशनलिज्म जो है लोगों के अंदर जो भावना है नेशनलिज्म की वो कैसे आई। ओके, इससे पहले जैसे हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे उससे पहले हमें बुक में ऑन पेज नंबर 29 हमें एक इमेज दिख रही है, जो कि बेसिकली जो इमेज है वो 6 अप्रैल 1919 की है, जहाँ पे एक मास प्रोसेशन निकाला गया है, मतलब एक बड़ा जुलूस निकाला गया है, और कहीं ना कहीं कॉमन फीचर हुआ करता था ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट, लोगों का ऐसे इकट्ठा होना अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट ड्यूरिंग द वेरियस मूवमेंट। अब सो नाउ ऑन पेज नंबर 30 द टॉपिक इज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। Now in the year after 1990 we see the national movement spreading new areas, incorporating new social groups and developing new modes of struggle। अब जब 1919 में जब तक हम आए इन द ईयर्स 1919 हमने डिफरेंट नेशनल मूवमेंट्स देखे जो नए एरियाज़ में स्प्रेड हो रहे थे, जहाँ पे नए सोशल ग्रुप्स आपस में जुड़ रहे थे और कहीं ना कहीं स्ट्रगल जो थी वो हमारी आगे बढ़ रही थी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला जिसे हम बोल सकते हैं जिसने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा लोगों को इकट्ठा किया वो था वर्ल्ड वॉर। ओके, क्योंकि हम सभी जानते हैं इन द प्रीवियस क्लास जब हमने 9th पढ़ी थी तब हमने ये देखा था, जब हमने 9th पढ़ी थी तब हमने ये जाना था कि यूके ने दोनों ही वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों में पार्टिसिपेशन किया था। ओके, सो इस वजह से भी बहुत ज़्यादा लोग जो थे इम्पैक्ट पड़ा और कहीं ना कहीं एक तरीके का मोमेंट इस इवेंट से भी क्रिएट हुआ, जिससे लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। जब भी कोई वॉर होता है तो उसमें इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट होती है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जब कोई वॉर होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। ओके, जिसकी वजह से इट लेड टू एन ह्यूज इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, यानी डिफेंस एक्सपेंडिचर में अपने मिलिट्री को एक्सपांड करने के लिए, ओके, उसमें वेपन्स लाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ता है, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स, जिसको फाइनेंस किया जाता है बाय वॉर लोन्स, यानी लोन्स लिया जाता है, बैंक से लिया जाता है या वेरियस कंट्रीज से लिया जाता है, जिसके तहत हम जो कॉमन पीपल होते हैं उनके जो गुड्स होते हैं या जो बिजनेस पीपल होते हैं उनके जो गुड्स आते हैं, सामान आते हैं, उस पर टैक्सेस इंक्रीज कर दिया जाता है, कस्टम ड्यूटीज रेज कर दी जाती है। कस्टम ड्यूटीज यानी कि जब हम दो कंट्रीज आपस में जब व्यापार करती है तो जो कंट्रीज होती है वो कस्टम ड्यूटीज़ लेती हैं, ओके, एज अ फॉर्म ऑफ टैक्स, वो बढ़ा दिए गए। टैक्स, इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइसेस इंक्रीज डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 18। ड्यूरिंग द वॉर ईयर्स बिटवीन 1913 एंड टू 1918 जो प्राइजेस थी किसी भी गुड की वो डबल कर दी गई थी, जस्ट बिकॉज जो भी डिफेंस एक्सपेंस किया था अपने एक्सपेंसेस को कवर अप करने के लिए। विलेजेस वेयर कॉल्ड अपन टू सप्लाई लीडिंग टू एन एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, जिसकी वजह से कॉमन पीपल को बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा बिकॉज प्राइस राइज हो गई, उस तरह की आमदनी नहीं थी। ओके, नाउ इसके साथ साथ जो विलेजेस थे या विलेजर्स पीपल्स जो थे रूरल एरियाज में पीपल्स रहते थे उनको ये कहा गया कि वो कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, उनको ज़बरदस्ती रिक्रूट किया गया कि आपको हमारी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन में आपको या मिलिट्री में आर्मी का आपको हिस्सा बनना है, एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज क्रॉस्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और रूरल एरियाज में तो फोर्सफुली उनको रिक्रूट किया गया, यानी उनको फोर्सफुली उनको मिलिट्री में
उनसे ज्वाइन करवाया गया, चाहे उनकी मर्जी थी हो या ना हो, उनको फिर वॉर लड़ने के लिए भी भेजा गया। देन इन 1918 एंड 2021 क्रॉप्स ऑल्सो फेल्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इसी दौरान 1918 टू 1919 में एंड 1920-21 में क्रॉप्स का फेलियर हुआ और नॉट ओनली पर्टिकुलर रीजन, मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ इंडिया, जिसकी वजह से इंडिया में एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया, मतलब कि जो खाना था या जो ग्रेन्स फूड का शॉर्टेज होने लगी। दिस वॉज एक्म्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसी दौरान इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी जो थी वो आई, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों से इफेक्ट हुए। एंड एज पर द रिकॉर्ड ऑफ सेंसस ऑफ 1921 12 to 13 millions of people perished as a result of famines and epidemic. 12 से 13 मिलियन पीपल्स इन द सेंसस ऑफ 1921 एंड जनगणना जो होती है उसमें ये पाया गया कि 12 से 13 मिलियन पीपल जो थे उन्होंने अपनी लाइफ लॉस्ट की थी ड्यू टू द फेमाइन एंड एपिडेमिक। फेमाइन का मतलब होता है भूखमरी। ओके, कब होती है? जब किसी देश में की फसलें बिगड़ जाती कंटिन्यूसली 2 to 3 ईयर्स में और वहाँ पे खाने के लिए अनाज ना हो। ओके, एपिडेमिक हम सब जानते हैं महामारी को कहते हैं। ओके, पीपल होप दैट हार्डशिप वुड एंड आफ्टर द वॉर वॉज ओवर बट दैट डिड नॉट हैपन। और कहीं ना कहीं लोगों ने ये उम्मीद लगा के रखी थी कि जैसे ही वंस जो है ये वॉर जो है ख़त्म हो जाता है, ये वर्ल्ड वॉर, तो कहीं ना कहीं जो ये कठिनाई है, जो फाइनेंशियली इकोनॉमिकली जो क्राइसिस आया वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। बट लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। और इसी स्टेज में, इसी दौरान एक नए लीडर आए और उन्होंने एक नया मोड ऑफ स्ट्रगल को इंट्रोड्यूस किया गया। ओके, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ओके, सत्याग्रह का आइडिया सभी जानते हैं, महात्मा गांधी ने इंट्रोड्यूस किया था। इससे पहले वो सत्याग्रह साउथ अफ्रीका में कर चुके हैं। वहाँ पे जो रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन होता था, जो कि हमने पॉलिटिकल साइंस में चैप्टर शायद 2nd में या 3rd में हमने इस टॉपिक को पढ़ा था, रेसिस्ट डिस्क्रिमिनेशन, जो कि साउथ अफ्रीका के लोगों में बहुत वहाँ हुआ था। ओके, जिसमें नेल्सन मंडेला अलॉन्ग विद महात्मा गांधी ने बहुत सारे प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट, सत्याग्रह करे थे, ताकि जो वहाँ पे इनजस्टिस हो रहा है, द ब्लैक पीपल, जो वहाँ के जो नेटिव अफ्रीकन्स थे उनके, और जो कुछ एशियन कंट्रीज से जो कुछ पीपल्स जो वहाँ माइग्रेट होकर वहाँ सेटल होना चाह रहे थे, वहाँ पे व्यापार कर रहे थे, उनके साथ जो भेदभाव हो रहा था उसके अगेंस्ट महात्मा गांधी ने वहाँ पर काफ़ी कुछ किया। ओके, महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1915। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कब रिटर्न हुए? इन द ईयर 1950। ओके, आप सभी जानते हैं कि एज यू नो ही हैड केम फ्रॉम साउथ अफ्रीका वेर ही सक्सेसफुली फॉट अगेंस्ट द रेकिस्ट रेजाइम। एंड आप सभी जानते हैं वहाँ पे उन्होंने रेकिस्ट रेजाइम के अगेंस्ट वहाँ पर उन्होंने आवाज़ उठाई थी विद ए नोवेल मैथड ऑफ मास एजुकेशन विच ही कॉल्ड सत्याग्रह, जिसमें वो पीसफुली डेमोन्स्ट्रेशन, पीसफुली वो आंदोलन करते थे। ओके, जिसको कि सत्याग्रह का नाम दिया था। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसिस द पावर ऑफ ट्रूथ एंड नीड टू सर्च फॉर द ट्रूथ। सत्याग्रह का मीनिंग क्या होता है? ओके, टू सर्च, टू एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रूथ, कि सच्चाई की ताकत क्या होती है, एंड फॉर द सर्च ऑफ द, की सच्चाई की खोज करना। इट इज सजेस्टेड दैट इफ द कॉज वॉज ट्रू, अगर ऐसा माना जाता है दैट अगर कॉज अच्छा हो, सच्चा हो, एंड द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, अगर जो स्ट्रगल है वो अन्याय के अगेंस्ट है, देन फिजिकल फोर्स वॉज नॉट नेसेसरी टू फाइट द ऑपरेशन। देन किसी भी टाइप का फिजिकल फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मतलब हाथापाई या मार पीट, इसकी ज़रूरत नहीं होती है अगेंस्ट द ऑपरेशन। ऑपरेशन यानी जो हमें दबाना चाहे, जो हमारे साथ इनजस्टिस कर रहा हो, विदाउट सीकिंग विगेंस और बीइंग एग्रेसिव, अ सत्याग्रही कुड विन द बैटल थ्रू नॉन वायलेंस, है ना। विदाउट सीकिंग एनी वीकनेस, यानी कि बिना कोई बदले की भावना के, बिना ही एग्रेसिव हुए एक सत्याग्रही बैटल जीत सकता है विद द मीन्स ऑफ नॉन वायलेंस। दिस कुड बी डन बाय अपीलिंग टू द कॉन्साइंस ऑफ द ऑपरेसर। ओके, ये कुछ हो सकता है कि अगर हम अपील करें, जो भी हमारे साथ अन्याय कर रहा है उसके साथ हम अपील कर सकते हैं पीसफुली दैट यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग करेक्टली, और जब तक आप इसको सही नहीं करेंगे मैं अपना सत्याग्रह
नहीं ख़त्म करूँगा। पीपल इंक्लूडिंग द ऑपरेसर हैड टू बी परसुएडेड टू सी द ट्रूथ। कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है महात्मा गांधी के मतलब एज पर महात्मा गांधी कि कहीं ना कहीं जो पीपल्स हैं जो ऑपरेसर के अगेंस्ट हैं उनको कहीं ना कहीं ये सच दिखाना है कि आप कितना गलत कर रहे हो। इंस्टेड ऑफ बीइंग फोर्स टू एक्सेप्ट द ट्रूथ, कहीं ना कहीं फोर्सफुली उनसे बनवाने की बजाय हम सत्याग्रह के थ्रू उनको सच्चाई दिखाए कि आप गलत कर रहे हैं बाय नॉट बाय द यूज़ ऑफ वायलेंस, की वायलेंस का इस्तेमाल करे बिना हम उनको सच्चाई दिखा सकते हैं। बाय दिस स्ट्रगल ट्रूथ वॉज बाउंड टू अल्टीमेटली ट्रियम्फ। इस स्ट्रगल के तहत कहीं ना कहीं ये दिखाना चाहते हैं कि ट्रूथ जो है, सच्चाई जो है वो कहीं ना कहीं फाइनली वो जीत उसे मिलेगी। महात्मा गांधी बिलीव दैट दिस धर्मा ऑफ नॉन वायलेंस कुड यूनाइट ऑल इंडियंस। महात्मा गांधी का ने बिलीव किया था कि जो ये धर्मा है जो नॉन वायलेंस का, वो कहीं ना कहीं पीपल ऑफ इंडिया को यूनाइट करेगा। आफ्टर अराइविंग इन इंडिया, महात्मा गांधी सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट्स इन वेरियस प्लेसेस। इन 1970 ही ट्रेवल्ड टू चंपारण बिहार टू इंस्पायर द पीजेंट्स स्ट्रगल अगेंस्ट द ऑपरेसिव प्लांटेशन। और इसी दौरान 1917 में चंपारण बिहार में ट्रैवल किया और वहाँ के पीजेंट्स के अगेंस्ट पीजेंट्स जो थे उनके स्ट्रगल में उन्होंने साथ दिया और वहाँ पर उन्होंने एक सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था। इन द बेसिकली चंपारण के जो हिस्ट्री ये है कि वहाँ के जो प्लांटर्स थे उनको ज़बरदस्ती इंडिगो जो नील होता है इंडिगो वो ग्रो करने के लिए ज़बरदस्ती तौर पे ब्रिटिशर्स उनको मजबूर करते थे। जबकि जब वो सीज़न ऐसा होता है जब वो अपनी जो राइस ग्रेन जो स्टेपल डाइट होती है वो ग्रो करने का सीजन होता है, तब भी उनसे ज़बरदस्ती इंडिगो ही ग्रो करवाते थे। तो विलेजर्स वर नॉट हैप्पी। सो वहाँ पर गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह या मूवमेंट स्टार्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। देन 1917 में उन्होंने सत्याग्रह ऑर्गेनाइज किया था फॉर द सपोर्ट ऑफ द पीजेंट्स इन द खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात अफेक्टेड बाय द क्रॉप फेलियर एंड द प्लाग एपिडेमिक। इसी दौरान खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में वहाँ पे क्रॉप फेलियर हुई थी और प्लाग में एपिडेमिक महामारी आई थी। तो वहाँ के पीजेंट्स को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पे 1917 में उन्होंने सत्याग्रह किया था। बिकॉज रीज़न क्या था कि ब्रिटिशर्स यूज टू चार्ज ए ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्स जिसको कि हम लगान के रूप में जाना जाता है। सो फार्मर्स पे नहीं कर पाते थे। जब जाहिर सी बात है क्रॉप फेलियर हो जाएंगे तो वो कैसे वो लगान पे करेंगे, बट ब्रिटिशर्स फोर्स करते थे कि आप कैसे पे करो अदरवाइज आपकी ज़मीन छीन जाएगी। तो महात्मा गांधी ने 1917 में वहाँ पे सत्याग्रह किया था ताकि जो फार्मर्स हैं वो रेवेन्यू पे नहीं कर पाए। ओके, इन 1918 महात्मा गांधी वेंट टू अहमदाबाद टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह मूवमेंट अमंग्स द कॉटन मिल वर्कर्स। और ऐसा ही एक सत्याग्रह 1918 में किया था उन्हें कॉटन मिल वर्कर्स से उनके लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।